वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हो और आज महाराष्ट्र में लगातार जबरदस्त सियासी हलचल है, मीटिंग्स का दौर है। बड़ी खबर आपको दे दें, सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। अब से कुछ ही देर में एनसीपी विधायक दल की मीटिंग शुरू होने जा रही है, जिसमें सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एनसीपी के सभी विधायक विधान भवन पहुंच गए हैं। तस्वीरें जो भी आपके सामने आ रही हैं, समीर जी, आप तो महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी बातें वाकिफ हैं, जितने चेहरे आप पहचान पा रहे हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। सुनेत्रा पवार शपथ लेते ही एक इतिहास रचेंगी। सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। हमारे सहयोगी कुमार राजेश लगातार जुड़े हुए हैं, विधान भवन से आप लाइव हैं। राजेश, चूंकि मीटिंग शुरू होने ही वाली है, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है, वहां से क्या तस्वीरें और क्या क्या बातचीत हो रही है? आप इतने नेताओं से बातचीत ऑफ एयर ऑन एयर दोनों कर रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल सुनेत्रा पवार का इंतजार हो रहा है यहाँ पर मीनाक्षी। बाकी के सारे नेता, बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पे पहुंच गए हैं, विधायक पहुंच गए हैं, विधान परिषद के सदस्य पहुंच गए हैं, राज्यसभा लोकसभा के सांसद जो हैं वो यहाँ पे पहुंच गए। वो इंतजार सुनेत्रा पवार का है, वो किसी वक्त यहाँ पे पहुंचेंगी। उसके बाद मीटिंग शुरू होगी और जो जानकारी निकलकर सामने आए उसमें बताया जा रहा है कि छगन भुजबल जो कि वरिष्ठ नेता है एनसीपी के, वो प्रस्ताव रखेंगे, सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। उन्हें विधायक दल के नेता चुने जाने के लिए प्रस्ताव रखेंगे, जिसका 3 से 4 नेता जो है अनुमोदन करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे की प्रक्रिया होगी। जो नेता यहां पे पहुंच रहे हैं, जिनसे हमारी बात हो रही है, सबसे बड़ी बात जो उनसे पूछी जा रही है मर्जर को लेकर कि क्या अजीत पवार ने उनमें से किसी से इस बात का डिस्कशन किया था, क्या किसी की जानकारी में है? तो फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही है सामने कि इस बारे में कम से कम अजीत पवार गुट के किसी भी शख्स को जानकारी नहीं थी कि दोनों पार्टियों के मर्जर की बात चल रही थी। लोग, नेता ये जरूर कह रहे हैं कि इसके फिलर्स जरूर थे। जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था, जिस तरीके से हमने देखा कि महानगर पालिका के चुनाव लड़े गए या फिर नगर परिषद के चुनाव लड़े गए या फिर अब जिला परिषद के चुनाव थे, तो फिलर्स थे। लेकिन अजीत पवार ने कभी अपने पार्टी नेताओं से, अपने विधायकों से, विधान परिषद के सदस्यों से इस बात की चर्चा की होगी, ये तो कम से कम निकलकर सामने नहीं आ रहा है। कोई भी इस बात के बारे में नहीं कह रहा कि उनको इस बात की जानकारी थी। तो यह बात बड़ी साफ है कि जो मर्जर की बात है वो एनसीपी एसपी यानी कि एनसीपी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है उनके तरफ से कही जा रही है। उनके नेता ही ज्यादा जोर डाल रहे हैं। अजीत पवार गुट के जो लोग थे, अजीत पवार के जो लोग थे, उनसे इस बात की कोई भी चर्चा अजीत पवार ने नहीं की थी। चुनाव से ठीक पहले यानी महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले मैंने छगन भुजबल का तकरीबन माफ कीजिएगा, प्रफुल्ल पटेल का तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू किया था और उनसे तकरीबन मैंने 10 बार पूछा कि कोई भी आपकी बात हुई हो, अजीत पवार ने इशारा किया हो। उन्होंने बार बार बोला, उन्होंने यहां तक कहा था कि मैं ऑफिशियली इसको डिनाई करता हूं कि ऐसी कोई भी बात मर्जर को लेकर नहीं चल रही है। चुनाव क्योंकि स्थानीय लेवल पर लड़ा जा रहा है, इसलिए कहां कितना फायदा होगा ये जरूर चल रहा है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान ऑन कैमरा ऑफिशियली उन्होंने तकरीबन 10 बार कहा कि ऑफिशियली मैं इस बात को डिनाई करता हूं कि कोई भी बात मर्जर को लेकर चल रही थी उस वक्त। तो जो यहां पर भी नेता पहुंच रहे हैं वो उसी बात को इको कर रहे हैं, उसी बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही समीर जी चर्चा तो चल रही है। जो अजीत पवार गुट की एनसीपी है वो तो इसे डिनाई कर ही रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट की एनसीपी है वो लगातार इस पर जोर डाल रही है कि मर्जर होने वाला था। मर्जर की तारीख भी तय हो गई थी, 12 फरवरी को अनाउंसमेंट भी होने चाहिए था, लेकिन बात नहीं बन पाई। बात अभी नहीं बन पाई इसलिए क्योंकि सब कुछ एकदम मतलब ये भी विडंबना ही है ना कि पार्टी की के चुनाव चिन्ह को हम क्या देखते हैं, घड़ी है बिल्कुल, और सुई एकदम अलग तरीके से इस समय बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है। बिल्कुल सही। अब अजीत पवार नहीं है तब अजीत पवार को नाम कर लेकर कौन क्या कहेगा, अब इसका कोई जवाब देने का अजीत पवार तो ही नहीं। अब तो कल विधायक दल की बैठक के बाद कुछ विधायक जाके सुनेत्रा पवार से कहेंगे कि अजीत दादा ने कहा था कि तुम्हें मंत्री बनाऊंगा, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं मंत्री बनूं। अब ये बात उन्होंने, अजीत पवार ने उनसे विधायक से कहा था कि नहीं कहा था, तो अजीत दादा के अलावा बता नहीं सकता। तो अब इस बात का कोई अर्थ नहीं कि अजीत पवार ने किससे बात की थी, नहीं की थी। प्रफुल्ल पटेल भी कर रहे हो सकता है प्रफुल्ल पटेल से बात की और प्रफुल्ल पटेल मना कर रहे हो। अब ये बात कहने की तो कोई अजीत पवार है नहीं, तो सब अपने अपने हिसाब से उसका आकलन करेंगे। अब सबका जो निजी स्वार्थ होगा, निजी राजनीति होगी, जिसमें सहूलियत होगी, उस हिसाब से अजीत पवार के अपने संबंधों को अब लेकर जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि भाई अजीत पवार तो अतीत बन गए, अब वर्तमान और भविष्य तो सुनेत्रा पवार है। वर्तमान और सुनेत्रा पवार के पास है, भविष्य क्या होगा ये सुनेत्रा पवार की नियुक्ति और पार्टी को, विधायकों को किस तरीके से लेकर जाती है, संगठन में वो कैसे मजबूत करती है, जो अजीत पवार के सहयोगी रहे उनको वो किस तरह के साथ में लेकर चलती है और शरद पवार के साथ
क्या वो इसके बाद किसी तरह का मर्जर को लेकर बात करती है? पॉइंट ऑफ टाइम इस समय तो यही दिखाई दे रहा है कि अजीत पवार गुट की जो एनसीपी है उसकी कमांडिंग चीफ जो है वो सुनेत्रा पवार ही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तस्वीरें लगातार आप विधान भवन से देख रहे हैं, लगातार जो बड़े लीडर्स है वो वहां पर पहुंचते जा रहे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और अजीत पवार की पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं छगन भुजबल। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद संभाले, एनसीपी की लीडरशिप का वो नेतृत्व करें। एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि जब सवाल आएंगे तब उन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, हल भी निकल जाएगा। आप सुने। अच्छी बात है ना, क्योंकि जो है लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुमित्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं और फिर एक बार वो बैठे फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। तो पवार साहब ने कहा कि इस बारे में मेरे से चर्चा नहीं की गई कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद जो है सुमित्रा ताई को दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला। पार्थ पवार जो है वो राज्यसभा के लिए जाने की बात हो रही है, सर क्या कहना चाहिए? एक बार सुमित्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। देखिए, सीजन लीडर की यही पहचान होती है। उन्होंने एकदम साफ कह दिया कि लीडरशिप किसके हाथ में, सुनेत्रा पवार के हाथ में। एक बार वो उप मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो मर्जर को लेकर या जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, भाई पत्रकारों का तो काम ही है सवाल पूछना, वो पूछ रहे हैं क्योंकि यही इस वक्त यही खुले तौर पर शरद पवार गुट के नेता कह रहे हैं कि मर्जर होने वाला था, लेकिन खुद प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि नहीं, मर्जर तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। सुनेत्रा पवार के साथ समस्या ये नहीं कि खाली उनको उप मुख्यमंत्री बनना है, समस्या ये है कि पार्टी के 9 मंत्री भी है दिग्गज कैबिनेट, उनके काम का परफॉर्मेंस कौन देगा, उनका ऑडिट कौन करेगा। हर वीकली तो अजीत पवार अपने मंत्रियों के साथ बैठते थे, जो उनके 9 एनसीपी के मंत्री, एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे जो 12 मंत्री है, देवेंद्र फडणवीस अपने 20 मंत्रियों के साथ बैठे थे जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल है। तो अब वो जो 9 मंत्री है उनके काम का परफॉर्मेंस जो अजीत पवार हर वीकली बैठक लेते थे, सुनीता पवार की वो ताकत है क्या कि वो बैठ के उनका ऑडिट लेगी? क्या उनको राजनीति की इतनी समझ है, मंत्रालय की इतनी समझ है? ताकत दे देता है, पद ताकत दे देता है। सर बस ये तस्वीरें एक बार हम दिखा दें, ये तस्वीरें हम दिखा दें। बस मीटिंग शुरू होने जा रही है और तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है सुनेत्रा पवार भी जो हैं वो विधान भवन पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, पार्टी की कमान उनके हाथ में जाने वाली है। अब शरद पवार, ये कहना तो क्या कहा जाए, उनकी जो उम्र है लेकिन उसमें वो देखते ही रह गए, पूरा पैराडाइम चेंज हो गया। विजय जी, पैराडाइम तो जाहिर चेंज हो गया, लेकिन एक बात मैं समझाऊँ इतने 40 साल पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए कि पॉलिटिकल लीडर्स को कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। फेस वैल्यू का मतलब कि जो वो कह रहे हैं उसका मतलब वही है, ऐसा नहीं है। छगन भुजबल की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सभी की बात मैं कर रहा हूँ कि वो लोग ये कहें कि प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि उनको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं पता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ कोई बातों को शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनके एक बराबर के पॉलिटिकल लीडर है जिनके साथ वो बातचीत कर रहा है। ये ठीक है कि प्रफुल्ल पटेल नहीं चाहते और इसलिए वो टल रहा था। छगन भुजबल सुनेत्रा ताई को बहुत याद कर रहे हैं, सम्मान के साथ, अच्छी बात है, याद ही करेंगे, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल ना हो, सुनेत्रा होंगी तो चल जाएगा काम। प्रफुल्ल पटेल मर्जर क्यों नहीं चाहते? क्योंकि शरद पवार का मसला है। इसलिए सारी चीजों का पावर का बंटवारा कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी बातें। और सुनेत्रा पवार ने आज उनके, सुनेत्रा जी ने जो बात है वहाँ शरद पवार के साथ शायद इसलिए बात नहीं की क्योंकि एक बार वो बन जाए, यदि पहले शरद पवार से मिलती तो वो पहले वो कहते ना भाई ऐसे ऐसे करो, तुम मत बनो, इसको ये बनाओ, उसको बनाओ, तो पहले अपनी कमान तो संभाल लो, उसके बाद देखेंगे। अब शेयर में बात करेंगे कि किसको मंत्री बनाना है, नहीं बनाना है, ये सारी बातें। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स को फेस वैल्यू पर लेने की बजाय हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे वो जोक होता है ना कि वो इतना बड़ा मुर्गा था तो वो मुर्गे का दूसरा हाथ आप अपने पास रखें कि कहाँ पर लगा कर रखना है।
उसको हमें समझने की जरूरत होती है। अभी चेंज होगा, बहुत जल्दी बदलेगी। सुनेत्रा पवार ने कहा कि पहले अपने हाथ में कमांड ले लीजिए, उसके बाद आगे कैसे डील करेंगे। अभी सारा पूरा बात करने लगा है शरद पवार से, तो वो पूरा ही रायता फैल जाएगा और फिर शरद पवार की ताकत हो जाएगी कि भाई आप इसको ऐसे करो, इसको वित्त मंत्री बनाओ, इसको मंत्री बनाओ। एक बार खुद उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे भाई हमारे 4 बन जाएंगे, आपको भी आना है तो आपके भी 2 बना देते हैं, 3 बना देते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास और इन्फॉर्मेशन होगी। जाहिर है सुनेत्रा पवार इस वक्त मीडिया में तो आ नहीं रही हैं, कोई बातचीत वो कर नहीं रही हैं और इसमें अभी समय भी लगेगा, लेकिन उनके आसपास उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, बीजेपी के नेता आशीष शेलार भी उनसे मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे, मिलने पहुंचे थे। उनके आसपास के लोग सुनेत्रा पवार के बारे में क्या बताते हैं, किस तरीके के पॉलिटिशियन वो हैं, उनका जो अलाइनमेंट है पार्टी में किन लीडर्स के साथ ज्यादा बेहतर दिखाई देता है? मीनाक्षी, मुझे सुनेत्रा पवार का एक बार इंटरव्यू करने का मौका मिला था जब वो बारामती से चुनाव लड़ रही थी। तब जो उस वक्त समझ में आया, जो उनके आसपास के लोग थे वो उस वक्त अजीत पवार के जो करीबी हुआ करते थे, उन्हीं में से जो कुछ लोग थे वही उस वक्त उन्होंने उनके चुनाव की कमान जो है वो संभाली हुई थी, बारामती से संभाली हुई थी, वही उनको गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से इस चुनाव में आगे बढ़ना है। और अभी जो राजनीतिक स्थितियां बदली हैं उसमें अजीत पवार के बेहद करीबी जो लोग हैं, सुनील तटकरे हो या प्रफुल्ल पटेल हो, ये 2 लोग जो हैं वो उनको आगे की सलाह और मशविरा जो है उनके तरफ से दिया जा रहा है। एक नया नाम भी आया है, नरेश अरोड़ा का, जो लगातार अजीत पवार के इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करते रहे हैं। अब वो भी इनर सर्किल में पहुंच चुके थे अजीत पवार के। तो ये कुछ नाम हैं जो लगातार सुनेत्रा पवार को सलाह दे रहे हैं। साथ ही पार्थ पवार, जय पवार, जो उनके दोनों बेटे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं। तो ये 3-4 नाम जो हैं वो सुनेत्रा पवार को इस वक्त सलाह देते नजर आ रहे हैं। जहां तक सुनेत्रा पवार की बात है तो उनके बारे में जब वो चुनाव लड़ रही थी तब लोगों ने कहा था कि ये तो परिवारवाद है, कभी इलेक्शन में राजनीति में रही नहीं वो और एकाएक चुनाव लड़ रही। तब ये कहा गया था कि पिछले 12 सालों से वो विद्या प्रतिष्ठान के अलग अलग सामाजिक कार्य यानी कि कई एनजीओज के काम जो है वो देख रही हैं या लोगों के बीच में थी, लोगों के भले के, लोगों के भलाई के लिए वो काम कर रही थी और इस बिना पर उन्हें राजनीति में उस वक्त उतारा गया था। बाद में वो चुनाव हारी। एक सवाल और आपसे पूछूंगी क्योंकि आपको वहां की पॉलिटिक्स देखने का ये मौका मिला। सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच के इक्वेशन कैसा है? अगर चुनाव के दौरान की बात करें या चुनाव के बाद की बात करें, बहुत ज्यादा बोन होमी यानी कि बहुत ज्यादा दोस्ती दोनों में दिखती हो। कम से कम ये बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलता था। और दोनों से जब मेरी बात हुई थी उस दौरान जब बात हो रही थी तब भी बहुत ज्यादा एक अपनत्व की भावना, परिवार के तो थे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्ती हो ये नजर उस वक्त नहीं आ रहा था। और जो तस्वीरें हम दिखती हैं मीनाक्षी पब्लिकली, जब अजीत पवार गुजर गए, असामयिक गुजर गए, उसके बाद भी जो आप तस्वीरें देख रही थी उसमें भी बॉडी लैंग्वेज देख के तो कम से कम इतना नहीं लग रहा था कि दोनों बहुत करीबी हो। परिवार में कौन किसका करीबी हो ये कम से कम तस्वीरों को देख के कुछ अंदाजा लगता है। बहुत ज्यादा तो आप नहीं कह सकते लेकिन अंदाजा लगता है। जब हमने इंटरव्यू किया था उस वक्त, जब दोनों के बीच में एक बार मैं राजेश तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि अब मैं ठीक से इस तस्वीर को देख पाई हूं। सुनेत्रा पवार जब विधान भवन की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, एक शॉल उन्होंने ओढ़ी हुई है। देखिए, राजनीति, ये लड़ाई, ये सियासत सब अपनी जगह है, लेकिन कोई महिला जब अपना पति खोती है और अचानक से इस तरह से असमय मृत्यु हो जाना, किस परिस्थिति में आप अपनी मानसिक स्थिति समझ रहे होते हैं, अपने आप को संबल देने का प्रयास कर रहे होते हैं और एकाएक आपको ये लगता है कि नहीं, पार्टी की भी स्थिति देखनी है, ऐसे ही हाथों से सत्ता को फिसल जाने देना, ये परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी। तो अपने आप को व्यक्ति जोड़ता है, संभालता है। और हमने इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसी तस्वीरें पहले भी देखी हैं और अभी यहीं पर चर्चा के दौरान हमने चाहे सोनिया गांधी की बात की हो, उनके सामने भी ऐसी परिस्थिति थी। हालांकि ये तो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ ही चुकी थी सुनेत्रा पवार, लेकिन एक एक सीढ़ी वो चढ़ रही हैं जो मैं समझ पा रही हूँ। वो सीढ़ी भी एक एक सीढ़ी को नाप के चढ़ रही हूँ, जैसे ऐसा लग रहा है कि अब एक नई पारी उन्हें, समीर जी, अब शुरू करनी है, अब एक नई लड़ाई उन्हें शुरू करनी है। देखिए, वो एक राजनीतिक घराने से आती है। शादी के पहले भी अगर उनका परिवार देखे तो पद्म सिंह पाटिल एक बड़ा राजनीतिक घराना रहा है। उनके पिता बड़े राजनीतिक रहे हैं, उनकी बेटी रही, अजित पवार से शादी होती है। और अगर
सुनीता पवार में राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती तो वो कब की भी एमएलसी बन जाती, विधायक बन जाती, सांसद बन जाती। 60 साल की उम्र में जाके वो राज्यसभा सांसद बनी है, जब वो अपने पति के कहने पर चुनाव लड़ती है अपनी इच्छा के खिलाफ और चुनाव हारती है। उसके बाद अपने नाक के लिए अजीत पवार उनको राज्यसभा भेजते हैं। तो उनका राज्यसभा जाने के बाद भी अगर पार्टी पॉलिटिक्स में देखेंगे तो उनका कोई बहुत दखल नहीं है। मतलब कभी विधायकों की बैठक उन्होंने ली नहीं। विधायक कभी अगर बारामती मिलने आते थे तो वो बहुत ज़्यादा बैठक लेती नहीं थी। पार्थ पवार भी उनके बेटे बहुत इन्वॉल्व नहीं रहा। अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाना कि आप सांसद रहे और अब असमय पति की निधन हो जाता है, पार्टी की कमान आपको संभालना है, सब बोल रहे कि आपको आगे आने पड़ेगा, तो मजबूरी में आपने तो संभाली। अब आप कितना अपने आप को राजनीतिक रूप से जो कहते हैं ना कि आप चातुर्य सीख पाते हो, उतनी अपने आप को डेवलप कर पाते हो कि आप ये समझो कि भाई प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, छगन भुजबल कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, शरद पवार के साथ मुझे जाना है कि नहीं जाना है, केंद्र की राजनीति कैसी होगी, पार्टी को पहचानना, संगठन को पहचानना, गठबंधन की राजनीति बीजेपी के साथ करना है तो कैसे करना है, सेंट्रल में कैसे करना है, स्टेट में करना कैसे करना है। पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। पश्चिम महाराष्ट्र जहां आपका होल्ड है 70 विधानसभा सीटों में, वहां संगठन कैसे मजबूत करना है, अगले लोकसभा विधानसभा की तैयारी कैसे करना है, भविष्य के लिए क्या मेरे मुझे बेटे पार्थ को आगे लेकर आना है या जय को आगे लेकर आना है, तो संगठन में कौन रहेगा, सरकार में कौन रहेगा, तो बहुत निर्णय अब इनको लेना पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको लेना पड़ेगा। जितना जल्दी सुमित्रा पवार ये सब चीजें सीखेंगी अपने अनुभव से, उतना उनकी राजनीति के लिए, पार्टी के लिए बेहतर होगा, परिवार के लिए बेहतर होगा। तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रखते रहेंगे। राकेश जी, अभी हम जो हमारे संवाददाता भी कह रहे थे कि दो ही नाम है इस वक्त, और देखिए दोनों ही महिला हैं। एक सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी है, जिनके हाथों में अब कमान जाने वाली हैं, उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। विधान भवन के अंदर से ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सभी जो नेता हैं वो अजीत पवार को श्रद्धांजलि देते हुए, और एक बड़ा दिन है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के लिए भी और एनसीपी अजीत गुट के लिए भी। और दूसरी महिला हम चेहरों की बात करें, दूसरी तरफ है सुप्रिया सुले। दोनों की भविष्य की राजनीति है। शरद पवार तो यही चाहते होंगे सुप्रिया सुले को जितना एस्टैब्लिश कर सके एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन यहाँ से तो अब सारे इक्वेशन, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बदल नहीं गए, गड़बड़ा ही गए सर, कि कौन सी गोटी कहाँ चले, किससे बात करें, किससे चर्चा करें। ऐसा लग रहा है यहाँ तो कम्युनिकेशन का विंडो कुछ बंद सा दिखाई दे रहा है। देखिए, आप जो कह रही हैं उसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ है कि विरासत की जो सियासत है वो बेहतर तरीके से जब पटरी पे लाई जा रही थी, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो गई। बिल्कुल ठीक बात। तो अब डिरेल हो गई तो जो बार बार ये कहा जा रहा है, मतलब एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से कि नहीं विलय की कोई बात नहीं हुई, देखिए उसके पीछे कारण है। कारण ये है, आज यदि ये कहा जाएगा कि हाँ विलय की बात हुई थी, तो सबसे बड़ा डर ये है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो समर्थक हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। अच्छा, विलय की तैयारी चल रही थी, यानी कल विलय हो सकता है क्या, तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो इसलिए ये बार बार डिनाई किया जा रहा है कि नहीं नहीं विलय की कोई बात हुई ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सुनेत्रा जी की जो बात है, देखिए आज वो एनसीपी के लिए मजबूती भी है और मजबूरी भी है। अब सुनेत्रा जी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती, जिस आप सीढ़ी की बात कर रही ना, एक एक सीढ़ी वो चुनौतीपूर्ण चढ़ना शुरू कर दी है। पहली चुनौती उनके सामने ये है कि पार्टी को और मराठा समुदाय को, दोनों को, उनको एकजुट रखने की चुनौती है, क्योंकि अजीत पवार जी के निधन के बाद जो मराठा समुदाय है वो नेतृत्व विहीन हो गया है। एक बड़ा खतरा ये है कि कहीं ये मराठा समुदाय यहाँ से छिटक के एकनाथ शिंदे जी की तरफ तो नहीं चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। ऐसे में सुनेत्रा, अंदर की तस्वीर सर ये आ गई है, सुनेत्रा पवार दिखाई दे रही हैं, धनंजय मुंडे है साथ में। जी जी, आप चेहरे सभी अगर पहचान सकते हैं समीर जी बताएं कौन साथ में धनंजय मुंडे दिख रहे हैं अभी, जो पार्टी के बड़े नेता है। पीछे सातारा के भी कुछ विधायक नजर आ रहे हैं पीछे, अभी सब नए विधायक साथ में होंगे इनके। बड़े लीडर अभी साथ में नहीं, मुझे लगता है वो सब अंदर होंगे। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और जितने लीडर है वो सब अंदर बैठे होंगे। तो अभी धनंजय मुंडे लेकर आए हैं अंदर, अब बैठक शुरू होगी। मुझे लगता है छगन भुजबल प्रस्ताव रखने वाले हैं इनके पार्टी के छगन भुजबल प्रस्ताव रखेंगे और बाकी सीनियर लीडर्स और बाकी उसका अनुमोदन करेंगे। और मुझे लगता है इसके बाद में पार्टी का अध्यक्ष भी उन्हें बनाया जाएगा फिलहाल, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष तो अभी प्रफुल्ल पटेल है, तो पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से दावा पेश किया जाएगा, मतलब मंत्री बनने के लिए इनका नाम जाएगा, फिर राजभवन जाएंगे। तो क्या अभी इमीडिएट होगा या बैठक कितनी देर चलती है देखना होगी, कि 1 घंटे बैठक चलती है या आधे घंटे बैठक चलती है। सुनीता पवार वहाँ भाषण देती है कि नहीं, ये भी देखना होगा कि वो क्या संबोधन देती है। या आज वो इस मनस्थिति में नहीं है कि वो संबोधन दे, तो आज से उन्हें नेता चुना जाएगा और वो शपथ लेंगे। उसके बाद फिर वो पार्टी के
कार्यालय में जाएगी। अभी ये पार्टी का कार्यालय है विधानमंडल में अभी, तो पार्टी जहां एनसीपी का जो कार्यालय फिर वो वहां जाएगी, वहां अपने विधायकों के साथ पार्टी के सारे जिलाध्यक्ष भी आए हुए, सारे तमाम नेता आज मुंबई पहुंचे हैं, तो उनके साथ वो मुलाकात करेगी। अभी तो आधे से ज्यादा विधायकों तो सुनीता पवार जानते भी नहीं होगी बाय चेहरे से कि ये पार्टी के विधायक है, तो अब उनका सबका परिचय कराया जाएगा कि कौन कहां से विधायक है, सबसे उनकी मुलाकात आएगी। कैबिनेट में जो मंत्री है उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, उनके पास क्या विभाग है, सारी चर्चा होगी। मुझे लग रहा है कि फिर अब सुनीता पवार अपनी टीम डेवलप करेगी और उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। एक इमोशनल पहलू जिस पर शरद पवार बार बार पॉइंट करने की, पिंच करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अरे अभी तो 13 दिन भी नहीं बीते, अभी तो अंत्येष्टि हुई ही है, अभी तो अस्थि विसर्जन हुआ ही है, और आपने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया, आप फौरन पहुंच गए शपथ ग्रहण के लिए, आपने वक्त नहीं लिया। लेकिन अब आप इस तस्वीर को भी देखें, आप इस चेहरे को भी देखें, ये अगर शपथ ना लें तो फिर क्या करें, अगर ये पॉलिटिक्स ना करें तो फिर क्या करें, अगर लड़ाई केवल सियासी ही है तो ये सियासत ना करें तो क्या करें। देखिए बड़ा साफ है कि वो जो विजय जी ने कहा कि अगर वो शरद पवार के पास जाती उस मीटिंग में तो शरद पवार कुछ कह देते और फिर उनको वो टालना पड़ जाता तो बड़े अजीब परिवार में हो जाता। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मैं इस स्थिति को नहीं आने दूंगी और पहले ही अपनी पार्टी की कमान संभालूंगी। और जब आप पार्टी के नेता के तौर पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो आप एक पावर की पोजीशन से किसी भी बात को रखते हैं। देखिए इस बात को डिनाई करना शायद कोई भी करे, मैं नहीं मानता कि 7 मीटिंग्स हुई थी अजीत पवार शरद पवार के नेताओं के बीच में, और दोनों जिसमें मौजूद थे। 7 मीटिंग हुई, 7 मीटिंग में वो कोई, लेकिन उन मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल या धनंजय मुंडे, ये लोग तो कोई नहीं थे। देखिए उसके बाद अजीत पवार के करीबी जो है किरण गुर्जर, उनके बयान को देखिए, उन्होंने कहा बाकायदा इस बारे में चर्चा भी हुई थी और ये रोड मैप भी बन चुका था कि किस तरह से मर्जर होगा। तो इस बात को डिनाई करना आज वो तो परिस्थितियों के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये मीटिंग्स नहीं हुई थी। 7 मीटिंग्स में क्या कर रहे थे, खाने पीने तो गए नहीं होंगे। तो वो तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी के पास तो दोनों ही बातें आ रही होगी। हाँ, तो कि मर्जर की बात चल रही है और प्रफुल्ल पटेल जो कह रहे हैं कि मर्जर की कोई बात नहीं चल रही है, मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं। बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है, एनसीपी की अपनी पॉलिटिक्स है, और सुनीता पवार को इस वक्त अपनी पार्टी की भविष्य को देखना है। ये कैसे हम मान लें कि अच्छा सुनीता पवार जो है खाली छोड़ देती हैं इस सारे मामले को, और ऐसे में विधायक जो हैं वो कहीं हिल के किसी और पार्टी में नहीं चले जाते। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखें, एक तरफ अजीत दादा को नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विधान भवन के अंदर की तस्वीरें हैं। सुनेत्रा पवार को आज नेता के तौर पर चुना जाएगा, विधायक दल की नेता बनेंगी और उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगी। और आप जानते ही हैं उप मुख्यमंत्री का पद कोई ऐसा पद तो होता नहीं है जिसके लिए अलग से शपथ ग्रहण हो, लेकिन हाँ मंत्रालय होते हैं, उन एक मंत्री पद की शपथ होती है, मंत्री पद की शपथ ली जाती है। तो सवाल भी ये है कि कौन कौन से मंत्री पद उनके पास रहेंगे, क्योंकि अजीत पवार बड़े ही कद्दावर नेता रहे, उनके पास इसमें ये होगा ना मीनाक्षी जी की केवल अभी तो उनको एक मंत्री सुनेत्रा जी को शपथ लेनी है, किसी और को शपथ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब तो मंत्री बने हुए ही हैं, उनमें से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब वो तो सुनेत्रा जब डिप्टी सीएम बन जाएंगी या जो भी लीडर बन जाएंगी उसके बाद वो पार्टी में तय करेंगे यदि किसी को मंत्री हटाना है कि नहीं हटाना है, तो वो अलग हो। अभी तो केवल शपथ का एक आदमी की शपथ होनी है, इसमें कोई बड़ा शपथ ग्रहण की बात नहीं है। एक बार जरा मैं निवेदन करूंगी, क्या इस मीटिंग की कोई ऑडियो भी है? नहीं है, ठीक है। तो ये मीटिंग की आप अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, जो पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं इस वक्त अंदर दिखाई दे रहे हैं। सबसे कॉर्नर में हसन मुश्रीफ है, फिर छगन भुजबल बैठे हैं, सुनीता पवार बैठी है, सुनील तटकरे बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सुनील तटकरे अध्यक्ष है, और प्रफुल्ल पटेल बैठे हैं, उसके बाद धनंजय मुंडे बैठे हैं इधर, और बीच में एक और लीडर बैठे हुए हैं। ये जो पहले प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव रखने से पहले सुनील तटकरे पूरे इस मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं। प्रस्ताव रखा जाएगा, सुनील तटकरे बता रहे होंगे कैसी स्थितियां हो गई हमारे सामने, पार्टी के सामने क्या मुश्किल आई है, अब इसलिए हम ये करना चाहते हैं नई स्थितियों में। और हो सकता है प्रफुल्ल पटेल उनको आगे बढ़ाने के लिए बात करें कि भाई प्रफुल्ल पटेल जी उस पर प्रस्ताव करें। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अजीत पवार इस दुनिया में रहे नहीं, पार्टी के अंदर भी एक सियासी तूफान आ गया, सरकार के अंदर भी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हुए कि अब एनसीपी अजीत गुट की ताकत किसके हाथ में है, ये कमांड किसके हाथ में है। तो एक ही नाम निकलकर सामने आया, वो सुनेत्रा पवार का था।
उन्हें नेचुरल लीडर के तौर पर देखा गया और इसलिए अब वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं। और जो जानकारी हमारे सहयोगी राजेश समीर लगातार सुबह से दे रहे हैं, सुनेत्रा पवार को अब कमान दी जा रही है। उनके नाम का प्रस्ताव छगन भुजबल रखेंगे और अनुमोदक के तौर पर पार्टी के ही 5 सीनियर लीडर इसका अनुमोदन करेंगे और ऐसे वो पार्टी की नेता तय कर ली जाएंगी, चुन ली जाएंगी। राजेश, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीटिंग के अंदर की तस्वीरें आ चुकी हैं, हमारे दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं और बहुत ही गमगीन माहौल में ये सब कुछ हो रहा है, ये सारे घटनाक्रम घट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जितने भी नेता वहां पे पहुंचे, जितने विधायक वहां पे पहुंचे, वो पहले अजीत पवार के उस दफ्तर में गए जहां पे अजीत पवार विधानसभा में जब रहते थे तो अपना कामकाज किया करते थे। वहां पे पहले श्रद्धांजलि दी, उनकी तस्वीर लगी है वहां पे, श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद मीटिंग के लिए सारे नेता जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। बड़े नेताओं में आपको प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल ये भी दिखाई दे रहे हैं, सुनेत्रा पवार भी हैं और एक अहम तस्वीर ये है कि जय पवार भी उस मीटिंग में मौजूद हैं, जो कि अजीत पवार के छोटे बेटे हैं, सुनेत्रा पवार के छोटे बेटे हैं, जो बारामती में विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था मीनाक्षी, तो ये बात उठने लगी थी कि इस बार अजीत पवार ने कई बार ये इशारों में ये बात कही थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जय पवार को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन आखिरकार लड़े अजीत पवार ही। लेकिन ये बात बार बार सामने आ रही थी कि जय पवार को अजीत पवार अपनी राजनीतिक विरासत हो सकता है कि सौंपें और बारामती चुनाव में देखने को हमें मिल रहा था। तो इस वक्त मीटिंग में जो है वो मौजूद हैं, पार्थ पवार उनके बड़े बेटे हैं, वो इस वक्त बारामती में है। थोड़ी देर पहले जो खबर आई थी उसमें बताया जाता है कि वो शरद पवार से मिल रहे थे, जानकारी दे रहे थे जो परिवार में जो पिछले 12 से 14 घंटों में जो डेवलपमेंट हुए उनके पार्टी में, उनके परिवार में। एक मिनट मैं ये समझ नहीं पाई राजेश, एक बार फिर से बस इतनी जानकारी दे दें कि पार्थ पवार बारामती में हैं, शरद पवार के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सुबह मीटिंग जी, थोड़ी देर पहले तक पार्थ पवार बारामती में थे, वो शरद पवार को जानकारी जो है वो उपलब्ध करा रहे थे जो 12-14 घंटों में परिवार और पार्टी में हुआ है। थोड़ी देर में ये जानकारी आ रही है कि वो भी आएंगे यहाँ पे, जब शपथ ग्रहण होगा तो पार्थ पवार भी मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल विधानसभा में जय पवार मौजूद हैं, जो कि अजीत पवार के और सुनीता पवार के छोटे बेटे हैं। जी मीनाक्षी जी, ये एक इंफॉर्मेशन है। मुझे ये जरूर पता था कि रात की मीटिंग में सुनेत्रा पवार, पार्थ और जय, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने बताया था कि सुबह मीटिंग हुई सुबह, लेकिन केवल पार्थ पवार मिले। शरद पवार को पार्टी में जो बीते 12-14 घंटे में जो डेवलपमेंट हुए हैं उन सबकी जानकारी दी गई है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने है। अब आप यूं कह सकते हैं कि रिश्तों से बड़ी कई बार कुर्सी होती है और कई बार कुर्सी के लिए भी रिश्ते जरूरी होते हैं। तो ये दोनों ही हैं, ये विडंबना है जो सियासत के साथ कुर्सी से भी रिश्ते बनते हैं। इसलिए भी तो होंगे ना कि गठबंधन इसीलिए होते हैं सर। बारामती में लोग अभी भी महाराष्ट्र लोग अपनी व्यक्त करने आए हैं। जय पवार की तस्वीर जो है वो अभी जो कुमार राजेश हमें जानकारी दे रहे थे वो सब इस मीटिंग में मौजूद हैं। जी राहुल जी, एक तरफ ये मीटिंग चल रही है और अब सुनेत्रा पवार के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज तो यही है कि कौन सा मंत्रालय उनके पास होगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि उनको ये समझना है कि किसकी बात वो माने, किसकी बात ना माने और कौन किस मंशा से उनको अपनी बात कह रहा है। ये बात पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो अपने जो जिन पर विश्वास। सर बड़ी खबर दे दे, सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया है। आप सोचे जरा, इंडिया टीवी पर एक बार यही खबर हम पढ़ रहे थे, अजीत पवार एनसीपी विधायक दल के नेता चुने गए, फिर वो लड़ाई हमने दिखाई कि कैसे चुनाव का वो चिन्ह भी, घड़ी का निशान भी वो एनसीपी के हाथ गया। लेकिन आज की भी ये परिस्थिति है जब हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनसीपी विधायक दल के नेता सुनेत्रा पवार चुन ली गई हैं। जी राहुल जी, मैं ये बता रहा था कि पॉलिटिशियंस के लिए ये बड़ी मुश्किल होती है कि वो किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी मंशाओं के साथ उनको जानकारी देते हैं और अलग अलग तरह की जानकारी देते हैं। तो सुनेत्रा पवार के लिए ये एक लर्निंग वो भी होगा कि किस तरह से वो समझें पूरी चीज़ को, और कौन अजीत पवार के सच में जो ऐसे लोग थे जो कि उनको अच्छी जानकारी देते थे या उनके करीब थे, उनके साथ वो बातचीत करें और उनको वो समझ आए कि आखिर आगे इस पार्टी को लेके कैसे जाना, क्योंकि अब पूरा दारोमदार उन पर है कि वो पार्टी को आगे कैसे लेके जाएंगे। सर पूरा प्रोसेस हम एक बार बता देते हैं जो इस विधायक दल की मीटिंग में हुआ
एनसीपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वरिष्ठ एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने विधायक दल के नेता के लिए सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा। छगन भुजबल और अन्य नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सुनेत्रा पवार एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गई। तस्वीरें आपके सामने, हमारे सहयोगी कुमार राजेश जुड़े हुए हैं। कुमार, जानकारी के मुताबिक दिलीप वलसे पाटिल ने विधायक दल के नेता के तौर पर सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा और छगन भुजबल अन्य नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बिल्कुल, यही जानकारी विधानसभा के अंदर से, विधान भवन के अंदर से निकल कर आ रही है मीनाक्षी की दिलीप वलसे पाटिल जो कि कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शरद पवार के काफी करीबी रहे एक जमाने में, बाद में वो अजीत पवार के साथ आए, उन्होंने नाम का प्रस्ताव किया और उसके बाद बाकी के नेताओं ने इसका अनुमोदन किया है, जिसके बाद गट नेता या फिर ये कह सकते हैं कि विधायक दल का नेता जो है वो सुनेत्रा पवार को चुन लिया गया है। और जैसा मैं बता रहा था कि पहले वहां जाने के पहले सारे नेताओं के जैसे सुनेत्रा पवार भी अजीत पवार के दफ्तर में गई, वहां पे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए अजीत पवार की तस्वीर को। उसके बाद वो मीटिंग में बढ़ी और उसके बाद दिलीप वलसे पाटिल, पहले सुनील तटकरे ने ठीक 2:20 पर इस मीटिंग को शुरू किया। उन्होंने शुरुआती स्पीच जो है लोगों को संबोधित किया, अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया हुई, जिसके बाद दिलीप वलसे पाटिल उठे, उन्होंने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव का अनुमोदन जो है वो वहां पर नेताओं ने किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुनेत्रा पवार जो है वो एनसीपी की अब वो गट नेता यानी कि विधायक दल की नेता चुन ली गई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, बड़ी खबर एक बार फिर आपको दे दें, सुनेत्रा पवार एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गई। अब से थोड़ी देर में ठीक शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया जब वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी शपथ ले लेंगी। इसी के साथ एक नया इतिहास बन जाएगा। लेकिन इसे आज इन तमाम घटनाक्रमों के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ तस्वीरें तो देखिए हम अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन कुछ वो बातें जो शायद किसी फोन कॉल पे हो रही होंगी, कुछ वो बातें जो अलग अलग मीटिंग्स में हो रही होंगी, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? क्या एक बार फिर से सत्ता की एक नई जंग शुरू हो चुकी है? और इस बार चाचा भतीजे की जंग नहीं है, ये जंग और ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये ससुर और बहू के बीच की जंग है। ये एक ननद और भाभी के बीच की जंग है कि सत्ता का अधिकार किसके पास है, विरासत कि ये सियासत की लेगेसी को कौन संभालने जा रहा है। सचिन चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल तो आपसे यही है सचिन, जैसे आप पर्दे के पीछे का सारा हाल बता रहे हैं, ये तो वो तमाम तस्वीरें हैं, वो बयानात हैं जो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है। वो क्या चल रहा है? कहानी की ये जो इनसाइड स्टोरी है वो क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह से ये नेताओं के बयान आए, शरद पवार गुट ये चाहता था कि मर्जर पहले हो जाए, मर्जर करके दोनों पार्टी जो है उसका विलय हो जाए और फिर उसके बाद सत्ता में सहभागिता को लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन अजीत पवार के अंतिम संस्कार होने के बाद जिस तरह से शरद पवार गुट से एक नेताओं के बयान आने लगे मर्जर को लेकर, और जो मेरे सूत्रों की जानकारी है कि उनके पार्टी के नेताओं ने कुछ अजीत पवार गुट के विधायकों से संपर्क करना शुरू कर दिया था और तब ये जाकर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेताओं को और उनके बेटों को भी ये लगा था, सुनेत्रा पवार के, उनको ये लगा था कि कहीं ना कहीं मर्जर के रास्ते ये पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश तो नहीं है उनके धड़े पर, क्योंकि जब अजीत पवार पार्टी से बाहर निकले थे वो अकेले थे, परिवार में अकेले पड़ गए थे और बाकी सब परिवार जो है एक साथ एक तरफ था, शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ में था। तो ये तय किया गया कि पहले सुनेत्रा पवार विधायक दल की नेता बने, पार्टी के अध्यक्ष बने, पार्टी पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल हो और फिर बाद में जो है सोचा जा सकता है मर्जर को लेकर। तो इसी रणनीति के तहत जो है प्रफुल्ल पटेल और कुछ नेता एक दिन पहले रात में जो है वो देवेंद्र फडणवीस से मिले, दूसरे दिन भी उन्होंने 1.25 घंटे तक बातचीत की और पूरा रूपरेखा तैयार की कि किस तरह से जल्द जो है इनको शपथ दिलानी है, डिप्टी सीएम बनाना है और फिर जो है आगे पार्टी को एक तरह से मजबूत करना है। तो ये पहले रणनीति बनी और इसी कारण जो है सुनेत्रा पवार दोपहर तक साथ में थी, अस्थि विसर्जन तक साथ में थी। उसके बाद शाम को जब नरेश अरोड़ा पहुंचे जो संदेशा लेकर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे का, उसके बाद मनाया गया सुनेत्रा पवार को और उन्होंने जो है वो उनके साथ मुंबई के लिए रवाना हो गई। अभी आपने एक शब्द बोला सचिन कि पहले सुनेत्रा पवार को मनाया गया, तब वो तैयार हुई, पहले यानी चरण में वो तैयार नहीं थी,
वो इस तरीके की किसी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाह रही थी जहां पर सीधा लेगेसी की वॉर दिखाई दे रही हो, लेकिन मौजूदा समय में पार्टी की मजबूती के लिए, विधायकों की एका के लिए उन्होंने इस फैसले पर राजी होना जरूरी समझा। ये एक तस्वीर जरा दर्शकों को हम दिखा दें। सुनेत्रा पवार, विधान भवन के ही अंदर की ये तस्वीरें हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अजीत पवार को, अपने पति को। और जिस पार्टी की मजबूती की हम बात कर रहे हैं, वो पार्टी की मजबूती किससे है? पार्टी की मजबूती और इस लिहाज से, मजबूरी भी और मजबूती भी। हाँ, जो बात आप कह रहे हैं राकेश जी, ये बात सही है। और वही बात सचिन चौधरी बता रहे थे कि मर्जर की सारी बातें, वो सारी संभावनाएं तो आगे के लिए हैं। अभी वक्त की ज़रूरत ये है कि पार्टी को मजबूत रखा जाए, उनके हाथ में इस कमान को सौंपा जाए जहां पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। सचिन, आप जो कह रहे थे कि ये एक नेचुरल ऑप्शन दिखाई दे रहा था पार्टी को भी, कि विधायकों की एका के लिए भी और पार्टी की मजबूती के लिए भी, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं पार्टी के पास। बिल्कुल, देखिए अजित पवार पार्टी से जब अलग हुए, मतलब उन्होंने जो एनसीपी दो धड़े में जब बढ़ गई, तो अजित पवार के साथ उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था और अजित पवार का एक तरफी राज जो है हो गया था। और शरद पवार के रहते हुए उन्होंने उनसे ज़्यादा राजनीतिक सफलता हासिल की थी पार्टी के टूटने के बाद या पार्टी के दो धड़े होने के बाद। चाहे हम लोकसभा में हालांकि उनको ज़्यादा सीटें मिली थी शरद पवार को, लेकिन विधानसभा हो या फिर अभी नगर निगम के चुनाव हो या लोकल बॉडीज़ के चुनाव, तो दोनों जो है मर्जर को लेकर बातचीत तो चल रही थी, दोनों साथ भी आ रहे थे, भूमिका बनाई जा रही थी कि पहले लोकल लेवल पर हो। लेकिन अजित पवार के जाने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी पर कंट्रोल होना चाहिए, ये बात उनको समझाई गई और उसी के बाद जो है सुनेत्रा पवार रेडी हो गई। वो रेडी तो ऐसे भी तो राजनीति में थी ही, वो पहले से ही जो है अजित पवार के कार्यकर्ताओं से मिलते रही है, उनके गांव में जो कॉर्पोरेशन सहकारिता से लेकर अन्य जो उनकी प्रतिष्ठान है उनकी बैठकें तो वो करती है। लेकिन जिस तरह से उनको सदमे में थी, जिस तरह से आघात था असामयिक निधन का अजित पवार के, तो उस दौरान वो इन सब बातों को लेकर ज़्यादा सोच नहीं रही थी। लेकिन ये बातें उनको समझाई गई और उसके बाद वो राज़ी हो गई और फिर मुंबई के लिए रवाना हो गई। तो शरद पवार, उनके गुट का जो मर्जर का प्लान था कि मर्जर हो जाए पहले और फिर दोनों पार्टी जब एक साथ आ जाएगी तो फिर सत्ता के बंटवारे को लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, इन नेताओं ने ये समझा कि पहले हमारी पार्टी को बचाना है, हमारी पार्टी को खड़ा करना है, उसके बाद आगे की रणनीति जो है सोची जाएगी। और इसी प्लान के तहत ये पूरा जो है यहाँ पर आप विधायक नेता चुना गया, वो डिप्टी सीएम बनेगी, पार्टी की कमान भी संभालेगी, पार्टी को सबसे पहले एक साथ मजबूत करेगी, पार्टी के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा जाएगा और उसके बाद आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। जी मीनाक्षी। जी सचिन, आप रहे हमारे साथ और यही तो विजय जी चर्चा चल रही है कि पहले आप अपना घर संभालते हैं, अपना मोर्चा मजबूत करते हैं, जो जब आपका अपना किला मजबूत हो जाता है तब फिर आप अपनी ताकत के साथ दूसरे से नेगोशिएट करने के लिए जाते हैं, भले ही वो परिवार ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जैसे शुरू में बहुत अच्छे से डिफाइन किया, जब सुनेत्रा जी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, आपने कहा एक एक सीढ़ी जो वो है संभल कर चढ़ रही हैं और ध्यान रख रही हैं, वो उनके लिए महत्वपूर्ण था। और उस विजुअल का एक और पोर्शन था कि सब लोग उनके पीछे चल रहे थे। इसी तस्वीर को उनको बनाकर रखने की ज़रूरत है कि सब लोग उनके पीछे चले। अब अभी तो पार्टी के बारे में तो अभी कोई चर्चा ही नहीं है, अभी तो उनको विधायक दल का नेता चुना गया है ताकि वो शपथ ले लें, वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए और उसके बाद होगा। अभी ये नहीं पता कि किसने किसको मनाया, सुनेत्रा जी के लिए किन किन को मनाया गया, अभी तो ये भी बाद में पता चलेगा आपको कि सुनेत्रा जी को ही बनाया जाए। और वैसे तो बाद में चुनौती है, पहले अभी जो साथ में बैठे हाँ हैं, वही कह रहा हूँ, उन्हीं के लिए उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि जो अंदर पार्टी में बैठे हुए हैं उनमें से किन किन को मनाया गया कि सुनेत्रा जी को बनाया जाए। और क्या होता है, रीजनल पार्टीज की ये बदकिस्मती कह लें या स्ट्रक्चर कह लें कि वो फाइनली वहीं पर पहुंचकर परिवार के पास पहुंच जाती है। तो ये इसमें कोई ऐसा मैं बहुत अचरज वाला नहीं है, वो आसान क्योंकि उसके बिना नहीं तो फिर सत्ता संघर्ष होगा, लीडरशिप प्रफुल्ल पटेल बनेंगे, सुनील तटकरे बनेंगे, कोई और बनेगा। तो उससे बेहतर है कि आप सुनेत्रा जी को बना दें। छगन भुजबल भी बड़े नेता है, छगन भुजबल तो जिंदगी भर का उनका सपना कौन कौन से रहे हैं वो आपको जानकारी है। तो और ओबीसी के बड़े लीडर भी हैं, मराठा लीडर भी है। तो अभी सुनेत्रा जी का बनना ये तय है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि सुनेत्रा जी को ही नेता बनाया जाए। इस पर किन किन लोगों को मनाया गया, राजी किया गया, उनको भी पता था, लेकिन वो आसानी से मान गए नहीं मान गए, वो महत्वपूर्ण है बात।
और सुनेत्रा जी जो इसको पूरी तरह से पकड़ में लेकर, ग्रिप में लेकर गूंगी गुड़िया के समान बनाया क्या कि इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बना दो, कामराज ने सोचा था बना दो, पीछे से सरकार चलाएंगे, बाद में इंदिरा गांधी दुर्गा बन के निकली। वैसे तो हिंदुस्तान गुड़िया रहेगी या दुर्गा बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हिंदुस्तान के यदि महिला नेताओं को, फीमेल लीडर्स को देखें तो 99% ने बहुत मजबूती से काम किया जी। उनको कमजोर समझने की गलती आप मत कीजिए। वो ममता बनर्जी हो, वो जयललिता हो, वो मायावती हो, वो सुचिता कृपलानी हो। विजय जी, गेम को खेलने के लिए पहले गेम के तरीके समझने पड़ते की जरूरत होती है, और जब इंसान समझ रहा होता है, सीख रहा होता है, तो वो चुप होकर सिर्फ सीखता है और फिर खेल जब खेलना शुरू करता है तब वो दुर्गा भी बन सकती है। इंदिरा गांधी जब लीडर बनी थी तो वो अपने बहुत बचपन से जवानी तक आने का युवा वाले थे। सुनेत्रा जी तो बचपन से अभी तक राजनीति की सारी चौसर को देख रही है ना, एक एक पहलू देख रही है कि वो जान रही होंगी कौन कितने नजदीक है, कौन कितना पास और है, कौन कितना दूर है। लेकिन वो लगातार, अभी अपने रिपोर्टर ही बता रहे थे कि लगातार जो कोऑपरेटिव के सोसाइटी है ना, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की बारामती की बैठक वो करती थी। तो बारामती कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैठक करने का तात्पर्य ये हुआ कि जहां से अजीत पवार जी ने शुरुआत किया था, अजीत पवार जी बारामती को बहुत अच्छे से समझती हैं। हाँ, जहां से उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि अजीत पवार जी बारामती की कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही राजनीति में कदम रखे थे और वहीं से सुनेत्रा जी ने शुरू किया था। जिस तरीके से सुनेत्रा जी आज विधायक दल का नेता चुनी गई है, पार्टी इस कोशिश में है कि बारामती विधानसभा सीट से उनको निर्विरोध चुन के लाया जाए। और मुझे लगता है कि अजीत पवार जी का जिस तरीके से सारी पार्टियों के साथ संबंध था, उसमें उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस भी कैंडिडेट नहीं देगी। अच्छा, एक महाराष्ट्र का कल्चर है, महाराष्ट्र में कभी भी अगर ऐसे डेथ होती है तो कैंडिडेट उतारते नहीं है। महाराष्ट्र में तो कल्चर चला आ रहा है, वो निर्विरोधी जीती जाएगी। कोई भी अगर विधायक की डेथ होती है और उसके अगर वाइफ या बेटा या बहू चुनाव लड़ते हैं तो कोई कैंडिडेट उतारता नहीं है। पिछले 12 चुनाव से ये रहा है, तो वो निर्दलीय चुनाव जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो दूसरी बात कह रही थी सर कि ये एक बयान की हमने बिल्कुल चर्चा नहीं की, वो बयान है देवेंद्र फडणवीस का। समीर जी, देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि जो सुनेत्रा पवार तय करेंगी, जो वो चाहेंगी, वो सब उन्हें मंजूर है। अब अगर सुनेत्रा पवार ये चाहेंगी कि वित्त मंत्रालय जो है उनके पास आ जाना चाहिए, तो क्या देवेंद्र फडणवीस को मंजूर होगा? देवेंद्र फडणवीस ये नहीं कहा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे मिलने आए थे, छगन भुजबल मिलने आए थे, और मैंने कहा कि भाई आपकी जो पार्टी तय करेगी हमें सब मंजूर है, आप अपना तय कीजिए। पार्टी में आप सुनीता पवार को बनाते हो, आप प्रफुल्ल पटेल को बनाते हो, आप किसी और तीसरे को लेके आते हो, उसको देवेंद्र फडणवीस को पार्टी में चलेगा। पार्टी में विधायक दल का नेता सुनीता पवार को तय किया, हमने उसको मान लिया। आप उसको कहते हो कि इसको मंत्री बनाना है, मंत्री बना देंगे। विभाग कौन से देना है, ये विभाग तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है ना। ये देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे कि भाई जो आबकारी विभाग था वो सुनीता पवार को देना है, जो युवा और खेल मामलों का मंत्रालय था अजीत पवार के पास वो उनको देना है, जो अल्पसंख्यक मामलों का विभाग अभी उनके पास था वो देना है, जो एग्रीकल्चर का अभी अजीत पवार देख रहे थे क्योंकि उनके जो मंत्री का इस्तीफा हो गया था काकोटे का, तो वो विभाग उनको देना है। वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय जिसका 10 मार्च को बजट आने वाला है, वो क्या सुनीता पवार को देना है? तो मुझे लग रहा है कि वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस शायद अभी सुनीता पवार को नहीं देंगे, क्योंकि अगले ही महीने बजट आने वाला है और सुनीता पवार का कोई बहुत अनुभव नहीं है चीजों को लेके। तो महाराज जैसे बड़े राज्य का जब बजट आ रहा है तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस कोशिश ये करेंगे कि भाई अभी बजट में लेके आऊंगा, और बाद में कोई सीनियर लीडर अगर आता है उनकी तरफ से तो उसको वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है, या वित्त मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी रह सकती है, कोई दूसरा बड़ा विभाग एनसीपी को दिया जा सकता है, उसमें चर्चा होगी। मुझे इस बात की संभावना कम लग रही है कि वित्त मंत्रालय भी सुनीता पवार को दिया जाए। हालांकि एनसीपी ने बहुत दबाव डाला है बीजेपी के ऊपर कि जितने विभाग अजीत पवार के पास थे वो सारे विभाग सुनीता पवार को दिए जाए। अब मुझे लगता है कि अब जब जाएंगे उसके बाद तय होगा कि इनको वित्त मंत्रालय मिलता है कि नहीं। नहीं, गठबंधन की राजनीति में आप इसको थोड़ा फिनिश को समझिए। गठबंधन की राजनीति में चीफ मिनिस्टर वैसे कहने के लिए ये है कि उनके पास प्रेरोगेटिव है, प्रेरोगेटिव कुछ नहीं होता गठबंधन की राजनीति में। गठबंधन की राजनीति में आपस में पार्टियों में समझौता होगा कि भाई ये मिनिस्ट्रीज, ये डिपार्टमेंट्स हमें मिलेंगे, और वो सारे डिपार्टमेंट अजीत पवार पार्टी के पास हैं। अब उनको तय करना है कि वो किसको बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे। आज की तारीख में केवल जो समीर जी की बात है, मैं उससे सहमत हूं कि भाई बजट आना है तो वो एक पेज के तौर पे वो पढ़ देंगे कि नहीं अभी हम रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या कर सके। बाकी मिनिस्ट्रीज का बंटवारा चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होता गठबंधन में पहले ही बढ़ चुके होते हैं होता है कि कौन कौन बनेगा। मतलब डिपार्टमेंट पहले से मैं इस बात का मतलब विजय जी ये समझूं कि वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास जाएगा। हाँ, जाएगा, और हो सकता है अभी भी रहे। लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं कि बजट अभी तुरंत आना है तो देवेंद्र जी समझाएं कि भाई अभी इसको रहने दीजिए। मैं देखता हूं, क्योंकि वो तो पहले भी रह चुके हैं वित्त मंत्री।
और वो सुनेत्रा बजट को जी सुनेत्रा जी जो हैं अभी देवेंद्र जी से किसी तरह की डिमांड करने की स्थिति में नहीं है और ना ही करेंगी। अभी क्या होगा, अभी सहजता से उनका शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के बाद जो मंत्रालय है, सुनेत्रा जी को ही पता है कि वित्त मंत्री के तौर पे अभी हम बजट पेश करने की स्थिति में नहीं है, हालात भी ऐसे नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से दोनों व्यक्तियों के बीच में सहजता से सहमति बन चुकी होगी कि भाई वित्त मंत्रालय, मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे, इसलिए इसको लेकर कोई किंतु परंतु मैं इस पे रिपोर्टर से ही थोड़ा और इनपुट ले लेती हूँ। सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, ये जो चर्चा चल रही है, आप बताएं वित्त मंत्रालय को लेकर एक बात, और दूसरा बजट पेश करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, इसे लेकर क्या चर्चाएं चली हैं, क्या बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जो है वो बजट पेश करेंगे। देवेंद्र फडणवीस को काफ़ी अनुभव है और बजट कैसे आसान भाषा में समझना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है। देवेंद्र फडणवीस वित्त और जो प्लानिंग विभाग है, नियोजन योजना विभाग है, वो अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में लाडली बहन योजना और अन्य योजनाओं जो घोषित हुई है, जो चल रही है, जिस पर अमल चल रहा है, उसके कारण 40,000 करोड़ से ज़्यादा का बर्डन सरकार पर है और उससे दूसरे विभागों के बजट में कुछ कटौती करनी पड़ रही है। साथ ही अजित पवार को लेकर जब वो उद्धव ठाकरे के सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तभी उन पर फंड को लेकर आरोप लगाए जाते थे। एकनाथ शिंदे के लोग, शिवसेना के लोग उनको नाराजगी जताते थे। वो तो तीनों की सरकार है यहाँ पर, देवेंद्र फडणवीस के मुखिया, और तीनों में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी, इसलिए अजित पवार पर ये आरोप नहीं लगे। नहीं तो हमेशा ये आरोप लगते थे कि वो जो है पार्शलिटी कर रहे हैं, फंड नहीं दे रहे। तो ये काफ़ी जटिल डिपार्टमेंट है और इतने आसानी से, इतनी जल्दी सुनेत्रा पवार या कोई दूसरा उसको समझ नहीं सकता है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस वो डिपार्टमेंट अपने पास ही रखेगा। जब किसी का निधन होता है या फिर वो डिपार्टमेंट किसी मंत्री को हटाया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो प्रोटोकॉल के अनुसार सीएम के पास सभी विभाग आ जाते हैं। तो ये विभाग जो है सीएम अपने पास रखेंगे। एक्साइज और दूसरे जो डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो या फिर खेल मंत्रालय हो, आबकारी डिपार्टमेंट हो, ये जो है एनसीपी के पास दिया जाएगा। लेकिन ये पुख्ता जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस अपने पास फाइनेंस रखेंगे और इस बार बजट भी वही पेश करेंगे। और उन्होंने कल बोला भी है कि अजित पवार ने कुछ बैठकें 8 फरवरी को बुलाई थी बजट को लेकर और रूपरेखा तैयार करने के लिए, और उन्हीं के काम को वो आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि साफ उन्होंने संकेत दिया है कि मैं बजट को लेकर जो है आगे बढ़ूंगा, अजित पवार का काम मैं पूरा करूंगा। ठीक सचिन, आप भी और कुमार राजेश, आप भी हमारे साथ बने रहे। कहानी कुर्सी की में हम चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। समीर जी, राहुल जी, विजय जी, राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।